नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो परीक्षा के नजरिए से तो बेहद महत्वपूर्ण है ही, साथ ही हमारे आसपास तेजी से बदलती दुनिया को समझने के लिए भी एकदम सटीक है। विषय है भारतीय समाज पर नगरीकरण का प्रभाव, एक विश्लेषण। जरा सोचिए, ये सिर्फ कुछ इमारतों या सड़कों का बनना नहीं है। एक ऐसा ढांचागत बदलाव है जो भारत की आत्मा यानी हमारे समाज को पूरी तरह से नया रूप दे रहा है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि कैसे हमारे गांव और शहर एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिसने हमारे रहने, सोचने और काम करने के तरीके को लगभग जड़ से बदल दिया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की चर्चा को बिल्कुल स्पष्ट और एग्जाम रेडी रखने के लिए हमने इसे 6 मुख्य पिलर्स में बांटा है। पहला, नगरीकरण का अर्थ और इसके कारण। दूसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तीसरा, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव। चौथा, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। पांचवां, समाजशास्त्रियों के प्रमुख विचार। और अंत में छठा, समस्याएं और उनके एकदम सटीक समाधान। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, नगरीकरण, अर्थ और कारण। आखिर इसका अकादमिक मतलब क्या है? समाजशास्त्र की किसी भी परीक्षा में बैठना हो तो कुछ बुनियादी अवधारणाएं बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। और यहीं आते हैं मशहूर समाजशास्त्री किंग्सले डेविस। इनकी परिभाषा एकदम सटीक है। उनके अनुसार नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की जनसंख्या का बढ़ता हुआ भाग नगरों में निवास करने लगता है। मतलब नगरीकरण सिर्फ ईंट और कंक्रीट का जंगल खड़ा करना नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांवों से उठकर शहरों में बसने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो खेतीबाड़ी की जगह फैक्ट्रियां और सर्विस सेक्टर ले लेते हैं और लोगों की जीवन शैली में शहरी रंग साफ दिखने लगता है। यह पूरी अर्थव्यवस्था के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को गांव से हटाकर शहरों की तरफ खींच लेता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर लाखों लोग शहरों की तरफ क्यों खिंचे चले आ रहे हैं? आंकड़े तो ये तक कहते हैं कि हर मिनट लगभग 25 से 30 भारतीय गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे 2 बहुत बड़ी ताकतें काम करती हैं, पुल फैक्टर यानी खींचने वाले कारण और पुश फैक्टर यानी धकेलने वाले कारण। अब देखिए, औद्योगिकरण एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मुंबई के कपड़ा उद्योग या जमशेदपुर के स्टील प्लांट ने लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा है। और आज के दौर में बेंगलुरु का आईटी बूम एक बेहतरीन पुल फैक्टर है। इसके अलावा दिल्ली और पुणे जैसे शहर अपनी शानदार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण एक हब बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खेती का संकट, मौसम की मार और ग्रामीण बेरोजगारी जैसे पुश फैक्टर भी लोगों को शहरों की ओर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। यह हिस्सा बताता है कि कैसे शहरों की ओर ये कदम हमारे पारंपरिक रिश्तों के ताने बाने को बदल रहा है। इस बदलाव के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कैसे गांव का घनिष्ठ संयुक्त परिवार शहरों में आकर छोटे छोटे एकल या न्यूक्लियर परिवारों में बदल रहा है। शहरों में जगह की कमी होती है, जिंदगी तेज भागती है और अपनी पर्सनल स्पेस या स्वतंत्रता की चाहत भी ज्यादा होती है। इन सब ने महानगरों में छोटे परिवारों की नींव रखी है। हालांकि इससे लोगों को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी तो मिली है, लेकिन इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट भी है, व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। सीधा असर ये हुआ है कि पारंपरिक पारिवारिक रिश्तों में दूरियां आ गई हैं और बुजुर्गों की देखभाल जैसी एक बिल्कुल नई सामाजिक चुनौती खड़ी हो गई है। महिलाओं की स्थिति पर इस नगरीकरण का असर और भी दिलचस्प है, क्योंकि ये पूरी तरह से दो तरफा है। अगर निष्पक्ष होकर देखें तो शहरों ने महिलाओं के लिए आईटी, प्रशासन और कॉरपोरेट जैसे क्षेत्रों के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्हें अभूतपूर्व शिक्षा और रोजगार मिला है। उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और फैसले लेने की ताकत में गजब का इजाफा हुआ है। और पितृसत्तात्मक बेड़ियां कुछ हद तक जरूर टूटी हैं, लेकिन हर बदलाव की एक कीमत होती है। कामकाजी महिलाओं पर अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, घर भी संभालना है और ऑफिस भी। समाजशास्त्र में इसे डबल बर्डन कहते हैं। इसके साथ ही कार्यस्थल पर होने वाले शोषण ने महिलाओं की जिंदगी को और भी तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। संस्कृति की बात करें तो शहर एक विशाल संगम या कहें कि मेल्टिंग पॉट की तरह काम करते हैं। मुंबई का ही उदाहरण ले लेते हैं, जिसे उसकी अद्भुत विविधता के कारण मिनी इंडिया कहा जाता है। जब अलग अलग धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग एक साथ काम करते हैं, एक ही लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, तो छुआछूत जैसी पुरानी कुप्रथाएं अपने आप दम तोड़ने लगती हैं
और सामाजिक सहिष्णुता बढ़ती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इस भीड़ में पश्चिमी जीवन शैली, फास्ट फूड और मॉल कल्चर तेजी से हावी हो रहा है। ये जो नई कंज्यूमर संस्कृति है, ये कहीं ना कहीं हमारे पारंपरिक मूल्यों, लोक कलाओं और स्थानीय भाषाओं को पीछे छोड़ रही है। चलिए अब तीसरे खंड पर नजर डालते हैं, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव। शहर देश की दौलत और लोकतांत्रिक जागरूकता के असली इंजन कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो नगरीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी है। हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों को देखिए, वहां सर्विस सेक्टर का ऐसा बूम आया है कि राष्ट्रीय आय में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और हर हाथ में ऑनलाइन शॉपिंग की ताकत ने उपभोक्तावाद को चरम पर पहुंचा दिया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है और परीक्षा में इसे मेंशन करना बहुत जरूरी है। शहर अपार धन तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन वे अपने साथ एक भयंकर कंपटीशन भी लाते हैं। इसका सबसे डरावना नतीजा है शिक्षित बेरोजगारी। युवाओं के हाथों में डिग्रियां तो हैं, लेकिन उस हिसाब से नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। और यही वजह है कि शहरों में अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन ब दिन और गहरी होती जा रही है। राजनीतिक तौर पर देखें तो शहरों का माहौल बिल्कुल अलग होता है। सघन आबादी, बेहतर शिक्षा और मीडिया की 24 घंटे मौजूदगी के कारण यहाँ जन जागरूकता का स्तर काफी ऊंचा रहता है। शहरी मतदाता अपने अधिकारों को लेकर कहीं ज्यादा सजग होता है। इसी जागरूकता से समानता की भावना मजबूत होती है और वोटिंग के पैटर्न बदलते हैं। सबसे बड़ी बात, मजदूर यूनियनों, महिला अधिकार संगठनों और पर्यावरण बचाने वाली संस्थाओं जैसे दबाव समूहों यानी प्रेशर ग्रुप्स का उभरना इसी शहरी चेतना का सीधा नतीजा है। ये वो समूह है जो सीधे तौर पर सरकारी नीतियों पर असर डालते हैं और लोकतंत्र को कहीं ज्यादा जवाबदेह और एक्टिव बनाते हैं। अब रुक करते हैं चौथे खंड का, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। तेजी से और बिना सोचे समझे हो रहे इस विस्तार के गंभीर परिणाम अब सामने आ रहे हैं। और ये खंड बड़े ही शानदार ढंग से ये स्पष्ट करता है कि कैसे किताबों में पढ़े जाने वाले पर्यावरण के सिद्धांत आज हमारे बड़े महानगरों की डरावनी हकीकत बन चुके हैं। अनियोजित यानी बिना प्लानिंग के हुए नगरीकरण के नतीजे अब छुपाए नहीं छिप रहे। सर्दियों में दिल्ली का दमघोटू वायु प्रदूषण हो या फिर बेंगलुरु का वो अंतहीन ट्रैफिक जैम जिसका कोई हल नहीं दिखता, मुंबई की धारावी जैसी विशाल झुग्गी बस्तियों में स्वास्थ्य का गंभीर संकट हो या फिर चेन्नई में गर्मियों में गहराता डे जीरो जल संकट, ये सारे वास्तविक उदाहरण चीख चीख कर ये साबित करते हैं कि बिना किसी ठोस योजना के शहरों का ये अंधाधुंध फैलाव प्रकृति और इंसान दोनों के लिए कितना विनाशकारी साबित हो रहा है। यहाँ एक और बहुत ही गहरा विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ हम देखते हैं कि शहर में काम करने वाले लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वापस गांव में अपने परिवारों को भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। ये पैसा गांव की अर्थव्यवस्था को एक बहुत मजबूत सहारा देता है। लेकिन दूसरी तरफ शहर में रहने वाले को इसकी एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक कीमत चुकानी पड़ती है। लाखों लोगों की उस भीड़ में इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। कॉरपोरेट दुनिया की उस अंधी दौड़ के कारण बढ़ता डिप्रेशन, एक अजीब सा अलगाव या एलियनेशन और बेरोजगारी के चलते साइबर क्राइम और नशे की लत का बढ़ना, ये सब उस शहरी चकाचौंध के पीछे की एक बेहद कड़वी और स्याह सच्चाई है। अब आते हैं अपने 5वें खंड पर, समाजशास्त्रियों के प्रमुख विचार। ये खंड हमारे विश्लेषण को एक मजबूत अकादमिक आधार देगा। परीक्षा में अपने उत्तरों को वजनदार बनाने के लिए इन समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों का जिक्र करना गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लुईस वर्थ की। उनका सबसे मशहूर विचार है कि नगरीकरण सिर्फ जगह का बदलना नहीं है, बल्कि ये जीवन की एक विशेष शैली है। उन्होंने इसे अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ कहा था। उनके अनुसार शहर इंसान के मूल बर्ताव को ही बदल कर रख देते हैं। जहां गांव के रिश्ते बड़े गहरे और व्यक्तिगत होते हैं, वहीं शहरों में ये रिश्ते बहुत ही औपचारिक, सतही और मतलब तक सीमित हो जाते हैं। महानगरों में लोगों को अक्सर अपने बगल वाले पड़ोसी तक का नाम नहीं पता होता, और यही गुमनामी लुईस वर्थ के सिद्धांत का सबसे सटीक उदाहरण है। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम का नजरिया इस चर्चा को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। दुर्खीम ने शहरी समाज को समझाने के लिए जैविक एकता या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी शब्द का इस्तेमाल किया। एग्जाम के लिए ये कीवर्ड है, इसे जरूर याद रखें। इसका मतलब ये है कि शहरों में श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा इतना ज्यादा और जटिल हो जाता है कि हर इंसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, बिल्कुल शरीर के अंगों की तरह।
डॉक्टर, इंजीनियर, सफाई कर्मी, शिक्षक, ये सब बिल्कुल अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर गहराई से निर्भर हैं। और यही वो जटिल निर्भरता है जो शहरी समाज को बिखरने से रोकती है और एक साथ बांध कर रखती है। इस सैद्धांतिक तिकड़ी को पूरा करते हुए हम मैक्स वेबर के विचारों को देखते हैं। वेबर का सीधा सा मानना था कि शहरों के अस्तित्व का मुख्य आधार शक्ति, सत्ता और व्यापार है। वे शहरों को सघन आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के एक पावर हाउस के रूप में देखते थे। उनके इस दृष्टिकोण से साफ हो जाता है कि पूंजी का लगातार बहना, नए बाजारों का बनना और सत्ता का एक जगह इकट्ठा होना ही वो ताकतें हैं जो शहरों को चलाती हैं और उनका आकार बढ़ाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वेबर के लिए शहर वो जगह है जहां बाजार ही सर्वोपरि होता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने छठे और अंतिम खंड कर, समस्याएं और उनके समाधान। सब कुछ समझने के बाद अब आगे का रास्ता क्या है? तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि नगरीकरण न तो कोई जादुई वरदान है जिससे रातों रात सब ठीक हो जाएगा, और न ही ये कोई अभिशाप है। ये एक तराजू की तरह है। एक पलड़े पर हमारे पास तेज आर्थिक विकास, शानदार शिक्षा संस्थानों का जाल और सामाजिक गतिशीलता है जिसने पुरानी जाति व्यवस्था की जंजीरों को काफी हद तक ढीला किया है। लेकिन दूसरे पलड़े पर खतरनाक स्तर का प्रदूषण, झुग्गी बस्तियों का बेतहाशा विस्तार, मानसिक तनाव और हमारी संस्कृति के खोने का डर जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी हैं। ये विकास और विनाश के बीच झूलता हुआ एक बेहद ही नाजुक संतुलन है। इन बढ़ते संकटों से निपटने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत पॉलिसी रोडमैप की जरूरत है। यहाँ 5 प्रमुख समाधान हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी कदम, संतुलित क्षेत्रीय विकास, यानी गांव और छोटे कस्बों में ही उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ताकि लोग मजबूरी में महानगरों की तरफ ना भागे। दूसरा, तकनीक से लैस और पर्यावरण के अनुकूल स्मार्ट सिटी का निर्माण। तीसरा, ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भारी विस्तार करना। चौथा, कड़े नियमों के जरिए हरियाली और जल निकायों को बचाना। और पांचवा, शहरी गरीबों को उन अमानवीय झुग्गियों से निकालकर उनके लिए किफायती और सम्मानजनक आवास योजनाएं लागू करना। हमने भारत में नगरीकरण के हर छोटे बड़े पहलू को बारीकी से खंगाला है, इसके ऐतिहासिक उदय से लेकर इसके गहरे सामाजिक आर्थिक प्रभावों और अकादमिक सिद्धांतों तक। एक बात तो तय है कि भारत में नगरीकरण की इस रफ्तार को रोकना न तो संभव है और न ही सही, क्योंकि यह देश की आर्थिक प्रगति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इस पूरे गहन विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या नगरीकरण वास्तव में भारत के सुनहरे भविष्य और विकास की मास्टर चाबी है, या फिर ये धीरे धीरे एक ऐसा अनियंत्रित संकट बनता जा रहा है जो हमारे ही संसाधनों को निगलता जा रहा है? भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी नीतियां और हमारी जागरूकता इस ऐतिहासिक बदलाव को कितनी समझदारी से एक संतुलित दिशा दे पाती हैं। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।